हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल। और आज हम ये कोर्स जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बूस्टर इनऑर्गेनिक। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो कि हम आपके लिए पुट कर रहे हैं। जस्ट आप उसको जेई मेंस और नीट एग्जामिनेशन से पहले देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में बहुत रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो इस कोर्स में जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, ट्रस्ट मी, अगर आप वो देखोगे तो आपको आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो आज इस बूस्टर इनऑर्गेनिक कोर्स का है लेक्चर नंबर 3। बट मेक श्योर आपने पहले दोनों लेक्चर भी इस लेक्चर को देखने से पहले ज़रूर देख ले हो। उसमें जो हमने टॉपिक को डिस्कस किया है दैट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स एंड एसिड्स। तो सॉल्ट्स एंड एसिड्स को हम हीट करते हैं, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइट्रोजन गैस की प्रिपरेशन, अमोनिया गैस की प्रिपरेशन, NO2 गैस की प्रिपरेशन, ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन, कौन से सॉल्ट को हीट करने पे क्या बनता है, ये सब आप बहुत आसानी से उस लेक्चर से सीख सकते हैं। और साथ में हमने वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में डिस्कस किया है, सो दैट विल बी अ कंप्लीट इजी नॉलेज फॉर यू। सो प्लीज डू वॉच दैट। आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है that is the part 1 of this course, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे that is going to be the nature of oxides। एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में व्हाट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ट्रेंड्स हैं एसिडिक बेसिक। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा, तो ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि अगर आपको 3-4 ऑक्साइड्स गिवन हो और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि उनमें से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है, तो उसके लिए बहुत आसान सी आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। और उसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई एंड नीट एग्जामिनेशंस भी डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक फिनिश करने के बाद आपको बताऊंगी कि हमारा पार्ट 2 क्या है। सो कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं ऑक्साइड्स को और इनकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास 4 तरह के ऑक्साइड्स हैं। सबसे पहले बेसिक, फिर एसिडिक, फिर एम्फोटेरिक और फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सबसे पहले बेसिक ऑक्साइड, वो ऑक्साइड जिसे हम जब हम पानी में डालेंगे तो वो एक बेस देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है Na2O। Na2O को जब वाटर में डाला उसने फॉर्म किया NaOH, जिसे आप सब जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर एक हाइड्रोक्साइड बेस है तो उसको फॉर्म करने वाला ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक ऑक्साइड। तो जब एसिडिक ऑक्साइड, कोई भी एक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करके एक एसिड देगा तो उसे हम बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 को वाटर में डाला, फॉर्म किया H2SO4 और H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, आप सब जानते हो दिस इज अ किंग ऑफ ऑल केमिकल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड फॉर्म करने वाला ऑक्साइड क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो वो ऑक्साइड जो कि बोथ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करे उसे हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एग्जाम्पल है हमारे पास जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को वाटर में डाला, इसने फॉर्म किया जिंक हाइड्रोक्साइड। अब अगर जिंक हाइड्रोक्साइड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा तो हम इसे बेस बोलेंगे, अगर ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा तो हम इसे एसिड बोलेंगे। तो वेल हमने सबसे पहले जिंक हाइड्रोक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट कराया, उसने फॉर्म किया सोडियम जिंकेट और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड एक एसिड की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि ये एक एसिड और बेस की रिएक्शन से बनने वाला सॉल्ट और वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड कैसे एक्ट कर रहा है, एक एसिड की तरह एक्ट करके बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जिंक हाइड्रोक्साइड HCl के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, फॉर्म करता है सॉल्ट जिंक क्लोराइड और साथ में वाटर। तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो बेस की तरह भी एक्ट किया, एसिड की तरह भी एक्ट किया, इसका मतलब ये कैसा हाइड्रोक्साइड हुआ, ये एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड हुआ। और उसको फॉर्म करने वाला ऑक्साइड भी क्या होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया न्यूट्रल ऑक्साइड। तो एक ऑक्साइड जो कि ना तो एसिडिक ना बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करे उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास है
कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली इसको जब हम NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, और HCl के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ना तो ये एसिडिक कैरेक्टर्स शो करता है ना बेसिक, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रल ऑक्साइड। तो अब हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है ट्रेंड्स फॉर द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। और ये जो ट्रेंड्स हैं वो दो तरह के ट्रेंड्स हैं। पहला ट्रेंड वो है जहां पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने वाला जो एलिमेंट है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल आपको ये पूछा जाए कि लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ऑक्साइड में सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन सा है या सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, या आपको पूछा जाए कि इनको ऑर्डर में अरेंज करो, बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली अरेंज करो या एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली अरेंज करो, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमिलरली आपको ये ऑक्साइड्स दिए जा सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7, ये सब ऑक्साइड्स का भी पूछा जा सकता है। तो अगेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एक पीरियड के हैं, ऊपर वाले केस में वो एक ही ग्रुप के थे। तो आपको ग्रुप के अंदर एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स या बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में पूछा जा सकता है, एक पीरियड के अंदर एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको क्या पूछा जा सकता है, जब एलिमेंट जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा वो तो सेम हो मगर वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। फॉर एग्जाम्पल N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, इन सब में जो ऑक्साइड्स हैं वो नाइट्रोजन के हैं, और आपको पूछा जाए कि इनमें से सबसे एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, राइट, या आपको इनको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, दोनों नीट में भी आते हैं और जेईई मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। तो ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद ट्रेंड्स को समझाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट, जब एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो ऑक्साइड्स लिए हैं, एक Na2O और एक लिया है Cl2O, ठीक है। अब Na2O को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो NaOH फॉर्म करता है जो कि क्या है, एक बेस है। और अगर मैं Cl2O को वाटर में डालती हूँ तो वो फॉर्म करता है HOCl, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड, जो कि एक एसिड है। तो ये हो गया एक बेसिक ऑक्साइड, ये हो गया एक एसिडिक ऑक्साइड। अब मैंने HOCl को ClOH की तरह लिख दिया सो दैट कि आपको ये दोनों में क्या फर्क लगे, सिर्फ एक एलिमेंट जो कि OH के साथ अटैच हो रहा है वो डिफरेंट है। यहाँ पे Na अटैच हो रहा है और यहाँ पे Cl अटैच हो रहा है। अब अगर ये Na है तो इसने क्या फॉर्म किया है, बेस किया है। अब मैं Na की जगह पे कोई भी ऐसा एलिमेंट ले सकती हूँ जो कि एक बेस फॉर्म करे, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, AOH इसको लिखा इन जनरल, जो कि OH आयंस देगा वो बेस होगा, ठीक है। और अगर मैं इधर ClOH की जगह पे भी OH लिख दूं जो कि H आयंस देगा वो एसिड होगा, ठीक है। तो OH आयंस देने वाला बेस, H आयंस देने वाला एसिड। अब ये OH आयंस कब देगा, ये बेस की तरह कब एक्ट करेगा, वेल वो तब एक्ट करेगा अगर यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है वो A और O के बीच का बॉन्ड है, ठीक है। और ये एसिड की तरह एक्ट कब करेगा, वेल जब ये O और H का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये फॉर्म करेगा A पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और यहाँ पे ये AO वाला बॉन्ड ऐसे ही रहेगा और OH का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये AO नेगेटिव और H पॉजिटिव बनेगा। तो ये बेस बना, ये एसिड बना। ये कब होगा, वेल ये तब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड एटम A is going to be more than the electronegativity difference between oxygen and hydrogen। तभी ऑक्सीजन और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा है कि ऑक्सीजन बड़ी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, ये बन जाएगा A पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव। और सिमिलरली अगर हम इधर बात करें तो OH बॉन्ड तब टूटेगा जब OH के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन A एंड O। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका मतलब है कि अगर O और A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये एक बेसिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, और अगर A और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो वो एक एसिडिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। अब इसको हम
NaOH की टर्म्स में अंडरस्टैंड करें तो NaOH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज अगर आप तीनों एलिमेंट्स की देखोगे तो सोडियम की 0.9, ऑक्सीजन की 3.5, हाइड्रोजन की 2.1। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ज्यादा है, इसीलिए बॉन्ड कौन सा टूटा? वेल, ऑक्सीजन और सोडियम वाला बॉन्ड टूटा और उससे हमें OH आयंस मिले जो कि एक बेसिक प्रॉपर्टीज को देता है। ठीक है, अब दूसरी साइड पे ClOH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज अगर देखोगे तो अगेन आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और इसलिए जो बॉन्ड टूटा है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा और H आयंस रिलीज हुए। अब यहां से जो हम इन्फ्रेंस निकालते हैं वो ये है कि जो भी एक बेसिक ऑक्साइड होगा उसमें ऑक्सीजन और जो एलिमेंट है दूसरा उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, और एक एसिडिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। ऑलराइट, तो अब हम इस सारे ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करेंगे पीरियोडिक टेबल पे, और पीरियोडिक टेबल पे अगेन हमने मार्क किया है सोडियम को और क्लोरीन को, और सोडियम एक ग्रुप 1 का एलिमेंट है और क्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, और दोनों ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। राइट, अब सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक पीरियड के अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या करेंगी? डिक्रीज करेंगी। ठीक है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेंगी। अब नेक्स्ट, सोडियम से क्लोरीन जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और शेल का नंबर सेम रह रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यूज होंगी वो इंक्रीज करेंगी। इसका मतलब ये है कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम और गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा। इसका मतलब ये है कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है वो एक पीरियड के अंदर क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी। सोडियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कभी भी अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी नहीं रखता, और क्लोरीन वो बहुत ज्यादा हाई टेंडेंसी रखता है। राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। तो इसका मतलब अभी हमने स्टडी किया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सोडियम की कम है, इसका मतलब है जो इसका ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा? एक बेसिक ऑक्साइड होगा, जबकि क्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज काफी पास पास में है, तो इनके बीच में जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा? एक एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, इसका मतलब है कि पीरियड के अंदर बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का कम होता जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का इंक्रीज करेगा। राइट, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम कंपाउंड्स के आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो सोडियम क्या और ऑक्सीजन का बनने वाला कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड, और क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में बनने वाला कंपाउंड एक कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसका मतलब यह है कि सोडियम से क्लोरीन जाते हुए ऑक्साइड्स का आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं ग्रुप में। क्या होगा? ग्रुप के अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती हैं क्योंकि एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पीज डिक्रीज करती हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जब बढ़ जाती है तो उनकी मेटालिक प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाती हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है जब मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं, तो इसका मतलब है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीज करती हैं। अब अगेन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो एलिमेंट का और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है, और इसका मतलब क्या है? बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप और एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल कि जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर मूव करेंगे बेसिक से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जैसे हम ग्रुप के अंदर मूव करेंगे क्या बढ़ेगा? बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट।
सो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं along a period the acidic character of the oxides increases and down the group the basic nature of oxide increases. For example, अगर हमें इनको अब कंपेयर करना है Na2O, MgO, Al2O3, तो ये सारे क्या हैं, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं. इसका मतलब है कि एसिडिक कैरेक्टर इन ऑक्साइड्स का इंक्रीज करेगा. राइट हम देखते हैं कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगेन एक और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स पे. लिथियम ऑक्साइड हम देखते हैं कि बेसिक है, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, और जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते जा रहे हैं ऑक्साइड्स क्या हो रहे हैं, एसिडिक हो रहे हैं. B2O3, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O5, ये सब एसिडिक कंपाउंड्स है. अब आपसे अगर कोई ये पूछे कि इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, तो Na2O अपने पीरियड में सबसे ज्यादा बेसिक है, Li2O अपने पीरियड में सबसे ज्यादा बेसिक है, और एसिडिक सबसे ज्यादा Cl2O7, N2O5. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. और ग्रुप का एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑक्साइड सारे के सारे क्या होंगे, बेसिक होंगे. ठीक है, ये बेसिक होंगे और बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा. राइट, ओके. सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा याद रखें. So पहला पॉइंट है कि most of the metallic oxides they are going to be basic in nature but some can be amphoteric. For example we have zinc oxide Al2O3 and by the end of the lecture मैं आपको ये complete list दे दूंगी कि कौन से acidic हैं, कौन से basic हैं, कौन से amphoteric हैं. Next, in general, the alkali metals and the alkaline earth metal oxides, they are going to be basic than the oxides of the D block elements. And this is easy to understand क्योंकि हम एक पीरियड में अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले अल्कली मेटल्स आएंगे, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आएंगे, फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे. सो हमें मालूम है अब कि एक पीरियड के अंदर बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का डिक्रीज करेगा, तो सबसे ज्यादा अल्कली मेटल बेसिक होंगे, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होंगे, और फिर उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स आएंगे. Next, the oxides of the lanthanoid elements, please do remember all of them, they are going to be basic in nature. और again अगर हम एक पीरियड में बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो lanthanoid सीरीज में भी पीरियड के अंदर जैसे हम जाएंगे, well the basic character will be decreasing. The nature of the hydroxides is similar to the nature of the oxides. तो हमारे पास जैसा जैसा ऑक्साइड होगा बिल्कुल वैसा ही हाइड्रोक्साइड होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम ऑक्साइड देखेंगे दैट इज बेसिक, तो उसका हाइड्रोक्साइड NaOH दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी बेसिक. और अगर हम सिलिकॉन ऑक्साइड देखेंगे SiO2 और साथ में उसका हाइड्रोक्साइड SiOH4, दिस इज गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर. In fact, SiOH4 को the better way of writing is going to be H4SiO4. This is nothing but silicic acid. Okay, so I can just write that down. This is silicic acid. So the hydroxide of silicon, just like we did for ClOH, is HOCl. Hypochlorous acid. So this is silicic acid and silicic acid this is going to be acidic in nature. उसका ऑक्साइड अगर एसिडिक है तो हाइड्रोक्साइड भी एसिडिक होगा. अगर ऑक्साइड बेसिक है तो हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होगा. अगर ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा. Next, Al2O3 and AlOH3, both of them they are going to be amphoteric in nature. So in aqueous medium, the acidic oxides, please do remember, they form acids. तो हमने स्टार्ट में एक एग्जाम्पल भी देखा था. अब और एग्जाम्पल्स देख रहे हो तो यहाँ पे NO2 प्लस वाटर, दिस विल बी फॉर्मिंग HNO3. सो दिस इज नाइट्रिक एसिड. तो ये हमारे पास एक एसिडिक ऑक्साइड है, इसके अंदर हमने वाटर डाला, इसने फॉर्म किया एक एसिड. अनदर एग्जाम्पल SO3 प्लस वाटर, स्टार्ट ऑफ द लेक्चर हमने देखा था, दिस फॉर्म्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस इज acidic oxides they are called as acid anhydrides. अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम एक एसिड लें और उसमें से सारे का सारा पानी बाहर निकाल दें तो जो कुछ बचेगा that is going to be called as acid anhydride. तो अगर हम HNO3 लेंगे, HNO3 में से वाटर निकालेंगे तो what we will be getting is NO2.
H2SO4 लेंगे, इसमें से सारा वाटर बाहर निकालेंगे, what we will be getting is SO3, right? So these acidic oxides, they are called as acid anhydrides, an acid from which all of the water has been removed. सो नेक्स्ट अब हम सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेंड्स पे मूव करते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेंड्स कौन से सीखने हैं? व्हेन द एलिमेंट्स कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इज द सेम बट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में से हमें बताना होगा कि एसिडिक कौन सा है या बेसिक कौन सा है ज्यादा. ठीक है, तो इसके लिए आपको जो कंसेप्ट समझ आना चाहिए वो ये है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो पोलराइजेशन बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड बढ़ेगा. मीनिंग पोलराइजेशन का क्या है, आई होप आप सब जानते हो कि क्या है, बट इन केस यू डू नॉट अंडरस्टैंड तो ये हमारे पास एक केटायन है. केटायन कैसे बना? बाय द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ये एनायन कैसे बना? क्योंकि उस एलिमेंट ने, जिसने भी एनायन फॉर्म किया, उसने इसका जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन था उसने वो गेन किया है. तो अगर इसने लूज किया, इसने अगर गेन किया, तो वेल वो जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी एन आयनिक बॉन्ड. मगर अब हुआ क्या कि ये जो केटायन है इसका साइज बहुत छोटा है, इस केटायन का बहुत साइज छोटा है, तो वेल इसका ये दूसरे एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ पुल कर सकता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज में इतनी कैपेसिटी है कि ये बाहर जाके भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. सो इसने अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट किया. इसका मतलब है कि अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, वापस शेयरिंग की तरफ चला गया. पहले इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारा अपनी तरफ खींच लिया था, बट अब वो वापस इधर को जा रहा है. इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है, और बीच में कहीं पे आ रहा है तो उसकी शेयरिंग हो रही है. शेयरिंग हो रही है तो मतलब कि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज किया. पहले वो आयनिक कैरेक्टर था, बट अब आयनिक कैरेक्टर में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है. और जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो हम जानते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली मेटालिक होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड जनरली नॉन मेटालिक होते हैं, राइट? तो इसका मीनिंग क्या है कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड बढ़ेगा, क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड दे आर जनरली एसिडिक इन नेचर. ओके, सो हमें सिर्फ चेक क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर हमारे पास कंबाइनिंग एलिमेंट सेम है जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, सिंपली आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो. जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. इसका मीनिंग ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम एसिडिक नेचर देखना चाहते हैं तो सिर्फ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है. यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +4 है. +4 वाली ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा. और अब आप हमेशा ये याद रखोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, राइट? तो उससे भी आपको मालूम होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर. और दूसरी चीज जो आपको बताती है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, हम जब इसमें वाटर डालेंगे तो दिस विल बी फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द एसिड एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड. नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो अगेन आपको सिंपली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखनी है. सल्फर ट्राइऑक्साइड में +6 है, सल्फर डाइऑक्साइड में +4 है. सो सल्फर ट्राइऑक्साइड विल बी मोर एसिडिक देन सल्फर डाइऑक्साइड. नेक्स्ट हमारे पास N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5. तो अगेन आपको सिर्फ सिंपली नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है. +1 से +5 जाते हुए एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का इंक्रीज करेगा. सो N2O you can say this will be the least acidic and N2O5 this will be the maximum acidic in nature. ठीक है, सो अगर हम इनके ऑक्साइड्स का एक्चुअल नेचर देखते हैं कि क्या है, तो N2O and NO they are neutral and N2O3, NO and N2O5 they are all acidic in nature, मगर acidic character N2O3 से N2O5 में increase करेगा. ओके, सो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली एक चीज याद रखनी है जो हमेशा, वो ये है कि N2O, NO एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ये सिर्फ ऐसी 3 ऑक्साइड्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जो कि न्यूट्रल होती हैं. उसके अलावा या वो एसिडिक होंगी या बेसिक होंगी या एम्फोटेरिक होंगी, मगर न्यूट्रल सिर्फ ये 3 ही होती है.
ठीक है, अगेन इस पे भी बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, सो प्लीज डू रिमेंबर N2O, NO एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दे आर न्यूट्रल इन नेचर। नेक्स्ट अब हमारे पास एक और एग्जांपल है सेम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंगनीज के ऑक्साइड्स का कैरेक्टर कैसा होगा। सो अगर हम MnO देखते हैं +2, Mn3O4 +8/3, Mn2O3 +3, MnO2 +4, Mn2O7 +7, तो इनको हमने कैसे अरेंज कर दिया है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ इंक्रीज करता हुआ, राइट। तो अब हम जानते हैं कि अगर हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे तो दैट विल बी हैविंग अ मोर आयनिक कैरेक्टर, excuse me, so the ionic character will be decreasing from MnO to Mn2O7, covalent character will be increasing, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा बढ़ेगी मैंगनीज की, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। और दूसरी चीज जो हमने पढ़ ली है कि अगर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है। So ionic character is going to decrease, covalent character is going to increase, acidic character increasing, basic character decreases as we are moving from a lower to a higher oxidation state, ठीक है। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आप इन ऑक्साइड्स का एक्चुअल नेचर जानना चाहते हो कि कौन सा कैसा है, तो MnO is basic, Mn3O4, Mn2O3, MnO2, these are amphoteric in nature, and Mn2O7, this is acidic in nature। अब आप कहोगे कि इतने सारे ऑक्साइड्स को हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सा एसिडिक बेसिक, तो अब मैं आपको उसका एक ट्रिक बताती हूँ जिससे वो आपको हमेशा याद रहेगा। मैं आपको सिंपली पहले एक लिस्ट दूंगी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की, उन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को कैसे याद रखना है वो भी बताऊंगी, और उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे सब एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक में बहुत आसानी से। हमने जो ट्रिक यूज करना है, वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम याद करेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से हैं, और फिर उससे हम बाकी के सब ऑक्साइड्स को भी बहुत आसानी से याद करेंगे। और वो जो ट्रिक है दैट इज अ निमोनिक, निमोनिक जिसे आप याद करोगे, जिससे आपको सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स याद हो जाएंगे। निमोनिक है जनाबे अली गाय, सुना करें वो सभी आसमान के 3533, 3533 प्रभु, ओके। और ये एलिमेंट्स की लिस्ट है, और इसको मैंने साथ में इंग्लिश में भी लिख दिया क्योंकि यहां से हम सिंबल्स को निकालेंगे। तो जनाबे में से जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल Zn इज जिंक, Be इज बेरिलियम, ठीक है, जनाबे इज जिंक एंड बेरिलियम, अली में से एल्यूमिनियम, गाय में से गैलियम, सुना में से टिन Sn, करे में से क्रोमियम Cr, वेनेडियम इज गोइंग टू बी V, वो में से हमने लिया, सभी में से Sb लेके हमने बनाया एंटिमनी, As is going to be आसमान में से आर्सेनिक, K is nothing, 3533 इन चार एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, विच मीन्स कि हमारे पास क्रोमियम की +3, वेनेडियम की +5, एंटिमनी की +3 और आर्सेनिक की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और पीछे रह गया प्रभु का Pb। तो जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेनेडियम की +5, एंटिमनी की +3, आर्सेनिक की +3 एंड लेड, ये सब हमारे पास वो एलिमेंट्स और उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, इनकी ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जब ऑक्साइड बनेगा तो दैट इज गोइंग टू बी एम्फोटेरिक। व्हाट दिस मींस इज कि अगर हम Cr2O3 लेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी एम्फोटेरिक, वेनेडियम में V2O5 लेंगे दैट विल बी एम्फोटेरिक, Sb2O3 is going to be एम्फोटेरिक, As2O3 this is going to be एम्फोटेरिक। अगर हम Pb की बात करें तो हमारे पास लेड के दो ऑक्साइड्स हैं, PbO and PbO2, both of these they are going to be amphoteric in nature। उसके बाद सिमिलरली हमारे पास है टिन के दो ऑक्साइड SnO, SnO2, both of these they are amphoteric in nature। तो जहां पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया है उसकी जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में
ऑक्साइड बनेगा वो एम्फोटेरिक होगा, और जहां जहां पे हमने स्पेसिफाई की है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज जो ऐड करनी है वो ये है कि सब मेटल्स अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें MnO2, so MnO2 will be having manganese in +4 oxidation state, so this will also be amphoteric. Similarly यहाँ पे एक चीज जो नहीं लिखी है, that is mixed oxides भी होते हैं हमारे पास, जैसे कि Fe3O4 है, right? Fe3O4 is a mixed oxide of FeO and Fe2O3. So this is also going to be amphoteric. Similarly, Mn3O4 is also mixed oxide of MnO, MnO2. This is Mn3O4. Okay, so this is also going to be amphoteric in nature. So ये हमारे पास वो ऑक्साइड्स हैं जो कि एम्फोटेरिक होंगे। अब ये अगर आप लोगों ने याद कर लिए तो उसके बाद आपका काम बहुत ही सिंपल हो जाएगा टू आइडेंटिफाई विच ऑक्साइड इज एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। ओके, सो दीज आर ऑल मेटल्स which are forming oxides which are amphoteric in nature. So अब हम मूव करते हैं कंप्लीट लिस्ट पे और पूरे पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कौन सा ऑक्साइड एसिडिक, कौन सा बेसिक, कौन सा एम्फोटेरिक, कौन सा न्यूट्रल। सो ये अब हमारे पास है वो लिस्ट जो हमने अभी याद की मेटल्स की, जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। जनाबे अली गाय सुना करे वो सभी आसमान के 3533 3533 प्रभु, एंड अलोंग विद दैट सारे मेटल्स इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दे विल बी फॉर्मिंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, आई होप यू विल रिमेंबर दिस। तो चलो अब हम सीखते हैं सबके सब इकट्ठे। तो पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे टू फाइंड आउट कि कौन से एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। उसके लिए हमने एक और क्लासिफिकेशन की है ऑक्साइड्स की इनटू मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटलॉइड के ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो अगर आप लोगों को मेटलॉइड के ऑक्साइड्स याद रहेंगे तो बाकी सब आई थिंक आसान हो जाएगा याद रखना कि मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं। सो वी हैव 5 metalloids in the whole of the periodic table, that is going to be germanium, arsenic, antimony, selenium and tellurium. सिर्फ ये 5 ऑक्साइड्स हैं जो मेटलॉइड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं इन अकॉर्डेंस विद द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। बहुत जगह बोरॉन, सिलिकॉन को भी एज मेटलॉइड गिवन होता है, सो प्लीज डू रिमेंबर कि बिकॉज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिस इज क्लियरली मेंशन कि वो नॉन मेटल है, तो आप लोगों के लिए सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि ये मेटलॉइड्स हैं। ओके, और एक ग्रुप में मेटलॉइड्स से ऊपर नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे ही हम इससे नीचे जाएंगे तो जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मेटालिक इन नेचर। तो इस तरीके से आप सारे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स को और मेटलॉइड्स को याद रख सकते हैं। ओके, सो अब हम सीखते हैं सबसे पहले मेटालिक ऑक्साइड्स। ओके, इनकी आपको करना क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखना है। तो मेटल के सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या वो +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है या +7 है, कि जितने भी हैं, चाहे वो D ब्लॉक हो, चाहे वो F ब्लॉक हो, चाहे वो S ब्लॉक के एलिमेंट्स हो, चाहे वो P ब्लॉक में आए, जितने भी मेटल्स हैं सिर्फ आइडेंटिफाई करो कि ऑक्साइड के अंदर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जितने भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे मेटल्स, वो सब कैसे होंगे, बेसिक इन नेचर। सिमिलरली +3 में भी बेसिक इन नेचर। +4 के मेटल्स दे विल बी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एंड +5, +6, +7 के मेटल के ऑक्साइड्स दे विल बी एसिडिक इन नेचर। +1, +2, +3 basic, +4 amphoteric, +5, +6, +7 will be acidic in nature. Exception सिर्फ उन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की है जो कि अभी हमने सीखे कि ये सारे के सारे क्या फॉर्म करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सो अभी हमने सीखा था बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, जिंक का ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड, क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्यूमिनियम
in the +3 oxidation state only. So aluminium also, gallium also will be forming what? Amphoteric, and B2O5 again this is also going to be एम्फोटेरिक. तो हमने ये सारी लिस्ट यहाँ पे इस निमोनिक में सीख ली, और इनके अलावा जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंगली याद रखना है कि +1 +2 +3 विल बी बेसिक, +4 इज गोइंग टू बी एम्फोटेरिक, +5 +6 +7 is going to be acidic in nature. Okay, so for example if you have to write कि what is going to be Na2O, so you are going to just see कि सोडियम इज अ मेटल, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेसिक है. तो अल्कली मेटल्स के सबके ऑक्साइड्स क्या होंगे? बेसिक इन नेचर होंगे. सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज गोइंग टू बी Tl2O, so this is thallium oxide. So thallium oxide in the +1 oxidation state. Thallium is a group 13 element. ठीक है, ग्रुप 13 में हमारे पास जो दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं +3 एंड +1. डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है. प्लस हमें ये भी मालूम है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है. सो थैलियम इज ऑल्सो अ मेटल. ओके, सो थैलियम एक मेटल है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल है. तो इसका ये ऑक्साइड कैसा होगा? अब हम जानते हैं कि वो बेसिक होगा, हमें अब इसको मगअप करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सिमिलरली और अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमें 4 ऑक्साइड्स दिए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड दिया, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड दिया, हमें दिया PbO, हमें दिया SnO, तो इसमें से आपको देखना क्या है कि सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. और हमने सिर्फ देखा कि एम्फोटेरिक की लिस्ट में कौन से आ रहे हैं? PbO आएगा, SnO आएगा, तो ये एम्फोटेरिक हो जाएंगे. बाकी के दोनों कैसे हो जाएंगे? दे विल बी बेसिक इन नेचर. ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज बिकमिंग वेरी वेरी इजी फॉर अस टू रिमेंबर कि कौन से मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक होंगे. ओके, सो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे Mn2O7 लिखते हैं तो अब हम बता सकते हैं कि ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक होगा. ठीक है, और यहाँ पे कोई एक्सेप्शन वाली लिस्ट में ये फिट इन नहीं हो रहा. सो दिस शुड बी वेरी इजी नाउ. नेक्स्ट हमारे पास आगे मेटलॉइड के ऑक्साइड्स. तो मेटलॉइड के ऑक्साइड सारे के सारे एसिडिक, एक्सेप्ट जो हमने एक्सेप्शंस यहाँ पे इस लिस्ट में लिखी थी. और लिस्ट में हमने क्या लिखा हुआ है कि आर्सेनिक की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंटीमनी की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों मेटलॉइड्स हैं और इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं? एम्फोटेरिक हैं. बाकी के सब मेटलॉइड के जो ऑक्साइड्स होंगे दे आर गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर. ओके, so if I ask you what is going to be Ge2O3, well this is going to be acidic in nature. Okay, so this should be very clear. We have TeO2, we have TeO3, both of these they are going to be acidic in nature. Next we move on to the non-metallic oxides. So non-metallic oxides के अंदर हमारे पास बहुत आसान है, very easy over here that you have to remember कि हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑक्साइड्स थे जो हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं कि वो न्यूट्रल होते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड, NO and N2, these are the 3 oxides that we have which are neutral. और इसके अलावा बाकी जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं. ठीक है, सो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होंगे? दे विल बी एसिडिक इन नेचर. Okay, so now what we have is, for example, if I ask you now Bi2O3 and Bi2O5. So first of all, this is a group 15 element. Down the group जैसे हम जाते हैं तो metallic character increase करता है. तो bismuth कैसा है? Bismuth, this is going to be a weak metal. Okay, so weak metal है. इसके जो oxides हैं Bi2O3, you can say this will be more basic in nature. ठीक है, क्योंकि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है. सो दिस इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक इन नेचर. Okay, so this is how you will be able to compare bismuth oxides. And when I was talking to you about was कि non metal के oxides, तो non metal के oxides जैसे कि हमने put कर दिया Cl2O7. Cl2O7. So what type of oxide this is? This is going to be acidic. Similarly, P2O3, P2O5. So these are going to be acidic oxides. So this is how you can remember all of them very easily. इसको 2-3 बार खुद से लिख लोगे
ठीक है, तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा और गलती नहीं होगी, क्योंकि एग्जामिनेशंस में ये बहुत रिपीटेडली आ रहा है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रिपरेशन को परफेक्ट कर लेंगे। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, द एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज Na2O SO2 B2O3 ZnO। दिस इज अ AIEEE 2003 क्वेश्चन। सो आई होप अब आप लोगों को निमोनिक याद होगा और उससे आप करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो। सो इफ यू हैव डन दैट, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी चॉइस, जिंक ऑक्साइड। तो जनाबे अली का जिंक यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट हमारे पास एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बताना है। तो अगेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो भी होगा उसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे जनाबे अली का बेरिलियम हमें दिख रहा है, तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होगा। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास द एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिस्पेक्टिवली आर। अगेन जेईई मेंस 2020 क्वेश्चन। Cl2O, CaO, P4O10 एक्सेट्रा। सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि पहली वाली एसिडिक होना चाहिए, सेकंड बेसिक होना चाहिए और थर्ड एम्फोटेरिक होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिडिक देखते हैं। Cl2O, यस, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, दिस विल बी एसिडिक इन नेचर। N2O3, this will also be acidic in nature. Nitrogen is a non-metal. MgO ये बेसिक होगा, N2O3 अगेन। सो इसका मतलब है सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें बेसिक देखना है। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होगा, लिथियम ऑक्साइड बेसिक होगा, SO3 एसिडिक होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब P4O10 Al2O3 में से Al2O3, this is amphoteric in nature, so the correct option is going to be B choice. आई होप ना आप लोगों को ये बहुत आसान लग रहा होगा, और इतना बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन हर एक बार जेईई मेंस और नीट एग्जामिनेशन में, और बच्चे उसको गलत करके आते हैं। So the next question, the amphoteric oxide is calcium oxide, carbon dioxide, SiO2, SnO2. So again this should be very easy. हमारा सुना करें, so सुना is Sn, so Sn is going to be a amphoteric oxide. SnO2, both SnO and SnO2 both are going to be amphoteric in nature. Next, which of the following order represents the correct sequence of increasing basic nature of the given oxides? तो हमें बेसिक कैरेक्टर बताना है मैग्नीशियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम के ऑक्साइड्स में से। सो हमें क्या याद रखना है कि पीरियड में बेसिक कैरेक्टर कम होगा और ग्रुप के अंदर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी द बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो Al2O3, MgO, An2O, तो ये हमारा पीरियड का ऑपोजिट है, और Na2O से K2O का बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। सो Na2O, MgO एंड Al2O3, दिस इज हाउ द बेसिक कैरेक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज। ओके, और Na2O से पोटाशियम ऑक्साइड जाएंगे, ग्रुप के अंदर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। एंड दिस इज द AIEEE 2011 क्वेश्चन। So next question हमारे पास है from AIPMT 2003. The basic character of the transition metal monoxides follows the order VO, CRO, TiO and FeO. तो ये हमारे पास 3D सीरीज के ऑक्साइड्स हैं, और अगर आपको 3D सीरीज का ऑर्डर आता है तो आप ऑब्वियसली इसको करेक्ट आंसर करेंगे, क्योंकि पीरियड के अंदर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा ऑक्साइड का, एंड द करेक्ट आंसर इज डी। और जिनको वो ऑर्डर नहीं आता है 3D सीरीज का, वो याद कर सकते हैं साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मैन फियर काउज एंड नाइस क्यूट ज़ीब्रास। सो दिस इज कंप्लीटली इन इंग्लिश, अदरवाइज आप लोगों ने जो कुछ भी याद किया है आप उसके अकॉर्डिंगली 3D सीरीज को याद कर सकते हैं, और उसके बाद आप करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, सो टाइटेनियम ऑक्साइड, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद यहाँ पे आएगा क्रोमियम, और फिर यहाँ पे आएगा आयरन। तो जैसे जैसे हम 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड।
So, and the choices they are calcium oxide, SiO2, BeO2, B2O3, AIPMT 2006 question. So I would request you all, first of all, pause the lecture, find out the answer, and then look at the solution. So okay, if you have done that, so how are we going to think about this? हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि है एक बेस. तो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस रिएक्ट करेगा एक एसिड के साथ या एक एसिडिक सॉल्ट के साथ. ठीक है, तो अगर हमारे पास NaOH है तो जो हमारे पास एसिड है एक चीज, या हो सकता है कि वो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड हो तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा. दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी हो सकती है कि वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो. अगर वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो तो वो एसिडिक बेसिक कैरेक्टर दोनों शो करता है, तो वो भी NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा. जैसे कि हमने जिंक ऑक्साइड के केस में देखते हैं, तो जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो वो NaOH के साथ भी रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट फॉर्म करेगा. अगर हम एसिडिक ऑक्साइड की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव P2O3, right? So this will also be reacting with NaOH. So essentially अगर हमें कोई एक ऐसा ऑक्साइड चाहिए जो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो होगा एक बेसिक ऑक्साइड या हो सकता है वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड. इन दोनों में से एक ऑप्शन होनी चाहिए. Okay, so if you look at now all these four choices, what you can see is calcium oxide is going to be basic, SiO2 is going to be acidic, BeO2 is going to be amphoteric. Okay, so I will write Am, and B2O3 is also going to be acidic. So we have only one option which is basic in nature, that is going to be calcium oxide. So the correct answer is going to be A choice. So हमारा next question, match the following the oxide with their natures, and this is a NEET 2020 question. JEE Mains, JEE एडवांस नीट, हर एक में ये क्वेश्चन आता है और बच्चे मोस्टली इसको गलत करते हैं. अदरवाइज इट इज सो वेरी इजी, एंड आई थिंक अब बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप सब लोगों को ये इजी ही लग रहा है. ठीक है, सो आप अपना ऑप्शन पहले चूज कीजिए. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी चॉइस. कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है. हमारे पास 3 ही ऑक्साइड्स हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, और वो कौन से होते हैं? आई होप अब आपको याद है, CONO and N2O. So these are the 3 oxides which are neutral in nature. Then we have is barium oxide. So barium oxide will be basic in nature, Al2O3 will be amphoteric, and Cl2O7 will be acidic in nature. Match karoge niche, so this will come up as D choice to be correct. So next I move on to the part 2 of this lecture. Part 2 के अंदर हम क्या करने वाले हैं? Yes, हम ग्रुप 18 that is noble gases के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को याद करने वाले हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जेई और नीट एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे ग्रुप 18 से रिलेटेड? सबसे पहले हम याद करेंगे ज़ीनॉन की रिएक्शंस. तो ज़ीनॉन की रिएक्शंस जो हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत रिपीटेडली एग्जामिनेशन में आती हैं. सो वी विल बी लर्निंग ऑल ट्रिक्स टू मास्टर द रिएक्शंस ऑफ ज़ीनॉन. और साथ ही में जो ज़ीनॉन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है वो है ज़ीनॉन के जितने कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन हो, कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं, कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं. सो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. सो आई विल बी talking to you about 6 tricks, और उस 6 ट्रिक्स के साथ हम क्या करेंगे? सारे के सारे ज़ीनॉन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो शुरू करें सेकंड पार्ट ना. तो हमारी आज की जो पहली ट्रिक है वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में है, और क्वेश्चन है द चार्ज ऑन PtCl6 स्पीशीज इन O2 PtCl6 एंड XC PtCl6 इज, और ये आपको बताना है. और यहाँ पे हमें जो अंडरस्टैंड करना है वो है O2 और XC के बीच में एक रिलेशनशिप है. वो रिलेशनशिप क्या है? और उस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि ज़ीनॉन का पहला कंपाउंड कैसे बना. तो ज़ीनॉन एक नोबल गैस है, नॉन रिएक्टिव है. तो जनरली हम मानते हैं कि नोबल गैसेस के लिए कोई भी कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, मगर उसका एक कंपाउंड बना, पहला कंपाउंड, जिसके बाद और बहुत सारे कंपाउंड बने. तो वो पहला कंपाउंड कैसे बना? लेट अस क्विकली रिवाइज दैट. नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1962 में एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया O2 PtF6,
और इस कंपाउंड को बनाने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि जो O2 की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, प्लीज डू रिमेंबर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, एटम नहीं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 1175 किलो जूल पर मोल, और ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ज़ीनॉन जिसकी वैल्यू है 1170 किलो जूल पर मोल। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये O2PT F6 पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि XCPT F6 भी पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों की सेम है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की और ज़ीनॉन की, राइट। तो इसलिए उन्होंने कोशिश की और वो सक्सेसफुल भी हुए ज़ीनॉन के पहले कंपाउंड को बनाने में। अगेन ये भी एक रेड कलर का कंपाउंड था, Xc+PT F6 नेगेटिव, राइट। तो इसमें ज़ीनॉन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, उनके ऊपर +1 चार्ज है। तो सिमिलरली यहाँ पे O2PtCl6 और XCPtCl6 भी आइडेंटिकल ही कंपाउंड्स बनेंगे, और PtCl6 पे दोनों ही केसेस में -1 चार्ज आएगा और O2 पे और ज़ीनॉन पे +1 चार्ज आएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे रिविजन भी कर ली, कैसे पहला कंपाउंड बना, दोनों रेड कलर के कंपाउंड बने, सो ये आपने सीखा, और +1 चार्ज O2 पे भी और ज़ीनॉन पे, PtCl6 पे -1 चार्ज होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हमें सीखनी है ज़ीनॉन की कुछ रिएक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में आती हैं। तो ट्रिक नंबर 2 में हम सीखते हैं रिएक्शन ज़ीनॉन की विद फ्लोरीन। तो ज़ीनॉन की रिएक्शंस फ्लोरीन के साथ याद रखने के लिए आपको याद रखनी है रेशो जिसमें ज़ीनॉन और फ्लोरीन कंबाइन करते हैं। सबसे पहले अगर ज़ीनॉन एक्सेस में हो तो फ्लोरीन के साथ कंबाइन करें, फॉर एग्जांपल 2:1 की रेशो में, ज़ीनॉन ज्यादा फ्लोरीन कम, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज XeF2। अगर हम फ्लोरीन की रेशो बढ़ा दें, राइट, तो ज़ीनॉन और फ्लोरीन कंबाइन करें -5 की रेशो में, तो XeF4। और अगर और भी ज्यादा फ्लोरीन की रेशो बढ़ा देंगे 1:20 की रेशो में, हम इन दोनों को लेंगे तो वेल जो कंपाउंड फॉर्म होगा XeF6, ठीक है। तो अगर ज़ीनॉन ज्यादा तो फ्लोरीन का कंटेंट मॉलिक्यूल में कम, अगर ज़ीनॉन की रेशो सबसे, ज़ीनॉन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की रेशो बहुत ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा वाला कंपाउंड बनेगा, अगर बीच में की रेशो होगी तो XeF4 बनेगा, ठीक है। तो XeF2, XeF4 और XeF6 ये 3 फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं हमारे पास। सो प्लीज डू रिमेंबर कि ज़ीनॉन सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड्स फॉर्म करता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और किसी के साथ इसके कंपाउंड्स नहीं फॉर्म होते। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रिएक्शन पे, जो थर्ड रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन। तो हमने 3 फ्लोराइड्स बनाए, XeF2, XeF4 और XeF6, ठीक है। ये कौन सी रेशो में था, 2:1, ज़ीनॉन ज्यादा फ्लोरीन कम। ये किस रेशो में था, 1:5। ये किस रेशो में था, 1:20, ठीक है। अब ये कंपाउंड्स जब बन गए उसके बाद हमने इनका हाइड्रोलिसिस किया, इसके अंदर हमने वाटर को ऐड किया, और वो प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होंगे वो आपको याद रखना है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, राइट। तो वेल अब हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड XeF2 और वाटर की रिएक्शन से है। तो इसमें क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ज़ीनॉन, HF और ऑक्सीजन। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, तो अंडरस्टैंड यहाँ पे करो, एक स्टोरी के फॉर्म में हम इन 3 रिएक्शंस को याद करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास स्टोरी में क्या है कि हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ज़ीनॉन F2 है जहां पे हमारे पास ज़ीनॉन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। तो हुआ यूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो गई लड़ाई, उन दोनों का टूट गया बॉन्ड। तो हाइड्रोजन गया फ्लोरीन के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, और उन दोनों ने अपने बीच में एक बॉन्ड बना लिया और वो बन गया HF, ठीक है। अब उसके बाद जब इन दोनों में बॉन्ड बन गया तो वेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया और फ्लोरीन और ज़ीनॉन का बॉन्ड टूट गया, इसलिए बचेगा क्या, यहाँ पे ज़ीनॉन बचेगा और इधर ऑक्सीजन बचेगा। तो हमारे पास ये बन गए 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के कंबाइन करने से HF बना, ज़ीनॉन पीछे अकेला रह गया और ऑक्सीजन अकेला रह गया, तो हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट्स बने, ठीक।
राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, हमने लिया जीनॉन फ्लोराइड जहां पे फ्लोरीन की रेशो ज्यादा है, ठीक है, XeF4। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने जब वो बॉन्ड बनाया, तो जब फ्लोरीन का रेशो ज्यादा था तो इनका जो बॉन्ड था वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। अगेन HF बना, जीनॉन पीछे से अकेला रह गया, ऑक्सीजन पीछे से अकेला रह गया, तो ये बने। मगर अब ये जीनॉन और ऑक्सीजन जो अकेले थे, इन्होंने भी आपस में एक फ्रेंडशिप करने की कोशिश की, ठीक है, और उनके बीच में जो कंपाउंड बना वो एक एक्सप्लोसिव फ्रेंडशिप वाला कंपाउंड बना, और वो कंपाउंड है XeO3। ये एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो जब फ्लोरीन का कंटेंट थोड़ा बढ़ गया, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, तो जीनॉन और ऑक्सीजन ने भी सोचा कि हम भी कोई फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं, और उन्होंने कंपाउंड फॉर्म किया XeO3। Xe भी है, O2 भी है, और XeO3 भी है। अब हमने फ्लोरीन की कंसंट्रेशन को और बढ़ा दिया, हमने XeF6 ले लिया। तो अगेन अब जो फ्रेंडशिप थी हाइड्रोजन और फ्लोरीन की और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, तो जीनॉन और ऑक्सीजन की भी फ्रेंडशिप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उन्होंने भी अकेले अकेले रहना सोचा कि नहीं रहेंगे, हम भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करके अच्छी फ्रेंडशिप में ही रहेंगे, राइट। तो वो बन गया XeO3 और साथ में HF, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स याद रहेंगे। सबसे पहले HF जीनॉन और ऑक्सीजन अकेले अकेले, फिर HF जीनॉन और ऑक्सीजन अकेले अकेले, मगर फिर उनमें एक फ्रेंडशिप बनी, एक नया कंपाउंड बना XeO3, और फिर वो अकेले अकेला रहना भी उन्होंने छोड़ दिया, XeO3 और HF ही बना रह गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन तीनों रिएक्शंस को याद रख सकते हो। इस रिएक्शन में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंटली जो चीज आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि XeF6 का यहाँ पे जब आप बैलेंसिंग करोगे, तो आई होप आप सब बैलेंस करना जानते हो, मैंने आपको बैलेंसिंग यहाँ पे नहीं बताई है, सिर्फ कंपाउंड क्या बनने हैं तो वो आपको सिखा दिया, ठीक है। तो XeF6 के साथ वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, वो है 3। आपको एग्जामिनेशन में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर XeF6 एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे, या 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे, या 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो जो नेक्स्ट ट्रिक है वो हम ये वाली सीखेंगे। सो ट्रिक नंबर 4 है हमारी पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। XeF6 का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो उसमें 3 मोल्स यूज होंगे वाटर के, XeO3 और HF बनेगा, ठीक है। मगर अगर 1 मोल यूज करें और 2 मोल्स यूज करें तो क्या बनेगा, उसको अब बहुत आसानी से कैसे याद रखोगे ये सीखते हैं। तो सबसे पहले XeF6 और 1 मोल ऑफ वाटर का रिएक्शन। तो इसमें आप अभी देख सकते हो कुछ बैलेंसिंग नहीं, कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं तो ये 2 फ्लोरीन के एटम्स को लेके 2HF फॉर्म करेगा, ठीक है। जब ये फॉर्म हो गए तो उसके बाद आपको देखना है कि क्या क्या बच गया। यहां से जीनॉन बचा, हमने जीनॉन लिख दिया, यहां से ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन लिख दिया, और फ्लोरीन के 2 एटम्स यूज हुए थे, बाकी के 4 बच गए। तो हमारा जो पहला कंपाउंड फॉर्म हुआ दैट इज XeOF4, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स HF के और XeOF4 का एक मॉलिक्यूल बना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने 1 मोल वाटर का और डाल दिया, तो हमारे पास क्या है, XeOF4 है। अब वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगेन हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ये 2 फ्लोरीन के एटम्स को लेके अगेन 2HF फॉर्म करेगा, और बाकी जो कुछ बच जाएगा हम इकट्ठा करके लिख देंगे। जीनॉन बचेगा, ऑक्सीजन के 2 एटम्स बचेंगे O2, और 2 फ्लोरीन के एटम्स F2, XeO2F2, ठीक है, परफेक्टली क्लियर। अब हमने इसमें तीसरा मॉलिक्यूल डाल दिया, तो XeO2F2 और वाटर जब रिएक्ट करेंगे, अगेन हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, वो 2 फ्लोरीन के एटम्स को लेके चला जाएगा, 2 HF बन जाएंगे, और बाकी पीछे क्या बच जाएगा, XeO2 और एक ये वाला ऑक्सीजन का एटम XeO3, ठीक है। तो आई होप ये तो बहुत आसान है, याद रखना कुछ भी मुश्किल नहीं,
गुड। तो ओवरऑल हमारी रिएक्शन क्या होगी जब हम सब कुछ कैंसिल करेंगे? XeO2F2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, XeOF4 कैंसिल हो जाएगा, तो जो टोटल आपका प्रोडक्ट बनेगा XeF6, 3 मोल्स वाटर के कंबाइन करके फॉर्म करेंगे 6HF और XeO3। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर एंड वेरी इजी। गुड। सो नेक्स्ट अब हम एक ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 5, और वो है ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स की रिएक्शंस अदर फ्लोराइड्स के साथ, और इसके साथ जितने भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में रिएक्शंस गिवन है ज़ीनॉन कंपाउंड्स की वो सब कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो तरह की रिएक्शन देखेंगे। पहले है एक ज़ीनॉन फ्लोराइड का रिएक्शन किसी भी एक अल्कली मेटल के फ्लोराइड के साथ रिएक्शन। सो प्लीज रिमेंबर एलिमेंट क्या होगा, ये M एक अल्कली मेटल होगा, उसके साथ रिएक्शन। और दूसरे में आप देखोगे कि ज़ीनॉन फ्लोराइड आपको दिया होगा और वो रिएक्ट कर रहा होगा किसी भी एक कोवलेंट पेंटाफ्लोराइड के साथ, जैसे कि आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड हो सकता है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड हो सकता है, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कैसे रिएक्शंस का प्रोडक्ट लिखेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगर तो हमारा ये MF एक अल्कली मेटल का फ्लोराइड है, तो M पॉजिटिव क्या होगा, एक अल्कली मेटल का कैटायन होगा। ठीक है, तो उस केस में जो ज़ीनॉन का फ्लोराइड होगा वो एक फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा। राइट, तो अगर यहाँ पे MF है और साथ में XeF4 का रिएक्शन हो रहा है, तो इसने फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब कि ये MF में से एक F नेगेटिव निकल जाएगा, ये बन जाएगा M पॉजिटिव, और इसमें ये F नेगेटिव ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा XeF5 नेगेटिव, और ये हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा M पॉजिटिव XeF5 नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि आपके पास पोटाशियम फ्लोराइड है गिवन और साथ में इसका रिएक्शन हो रहा है XeF6 के साथ, राइट, तो यहाँ से एक F नेगेटिव निकलेगा और वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, K पॉजिटिव XeF7 नेगेटिव। इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। दूसरी तरफ अगर रिएक्शन हो रहा है ज़ीनॉन के फ्लोराइड का किसी भी कोवलेंट पेंटाफ्लोराइड के साथ, कोवलेंट पेंटाफ्लोराइड जैसे कि यहाँ पे आर्सेनिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे XeF2 है और ये क्या करेगा, अब इस केस में एक फ्लोराइड डोनर की तरह एक्ट करेगा। अब ये एक F नेगेटिव लूज करेगा और दूसरे वाला फ्लोराइड उसको गेन करेगा। राइट, तो XeF2 का क्या बन जाएगा, XeF पॉजिटिव, और AsF5 का क्या बन जाएगा, गेन करके फ्लोराइड आए AsF6 नेगेटिव। सिमिलरली अगर हमारे पास XeF4 हो और उसका हम रिएक्शन करा दें फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ, तो ये F नेगेटिव यहां से निकल के यहाँ पे ऐड होना है, तो XeF3 पॉजिटिव और P फॉस्फोरस, राइट, फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस यहाँ पे ऐड होगा और ये इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर, बहुत आसान है। अब आपको सब रिएक्शंस यहाँ बहुत आसानी से याद हो गए हैं। सो नेक्स्ट अब हम फाइनल ट्रिक पे आज के पहुंच गए हैं, और फाइनल ट्रिक क्या है, टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ज़ीनॉन कंपाउंड्स। तो ज़ीनॉन के कंपाउंड्स के लिए आपको वेल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको कोई सही स्ट्रक्चर चूज करना आ सकता है। आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है उन स्ट्रक्चर्स में, सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, कितने पाई बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, उसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उसके लिए आपको आज मैं एक ट्रिक देने वाली हूं, और वो ट्रिक क्या है, वेल ट्रिक इज टू फाइंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को हम ढूंढेंगे बाय फाइंडिंग आउट द स्टीरिक नंबर। अब ये स्टीरिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम को हम बोलते हैं स्टीरिक नंबर। ठीक है, और स्टीरिक नंबर को कैलकुलेट करके हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कितने लोन पेयर्स हैं, ये सब कुछ हम बता सकते हैं। राइट,
ऑलराइट, अब इसको हम BSCPR थियरी में यूज करते हैं टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं हम स्टीरिक नंबर, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक दे रही हूँ, और ट्रिक है कि स्टीरिक नंबर दिस इज इक्वल टू n/8 विच विल बी इक्वल टू q प्लस r/2। अब ये n क्या है, q क्या है, r क्या है, पहले इसे अंडरस्टैंड करते हैं। n इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, अगर वो एक एनायन है तो उसके अंदर आपको ऐड करने हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, अगर वो एक कैटायन है तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसमें से माइनस कर लेना है। तो जो भी मॉलिक्यूल कैटायन या एनायन गिवन है उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, पॉजिटिव अगर चार्ज है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है, n आ जाएगा। अब हमने इसे n को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, मगर 0 भी हो तो वो रिमाइंडर है। ठीक है, और Q का है, क्वेश्चन है। तो Q हमें क्या बताएगा, Q हमें बताएगा कि कितने वो सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम फॉर्म कर रहा है। R जितने भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए सेंट्रल एटम पे, और अगर इसको r/2 कर दोगे तो वो हमें देगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो Q से हमें पता लगेगा कि वो सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, r/2 से हमें पता लगेगा कि उसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए, और दोनों का सम हमें स्टीरिक नंबर देगा। राइट, अगर स्टीरिक नंबर 2 होगा तो वेल उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी मॉलिक्यूल की वो क्या होगी, sp। अगर 3 हो जाएगा तो sp2, अगर 4 हो जाएगा तो sp3 एंड सो ऑन। अगर sp होती है तो लीनियर शेप होती है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री कैसे होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी हुई हैं। अब हम इसे अप्लाई करके एक एग्जांपल देखते हैं किसी भी ज़ीनॉन कंपाउंड का, कैसे आप सारा स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर्स बता सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए स्टीरिक नंबर कैलकुलेट किया है XeOF4 का। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके XeOF4 का स्टेरिक नंबर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आपको n ढूंढना है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑल एटम्स। ज़ीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, ऑक्सीजन के 6, फेक फ्लोरीन एटम के 7, और 7 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 फ्लोरीन के एटम्स है, इसका टोटल किया तो आया 42। अब 42 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, राइट। 8 से डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी 5, 8 5 आर 40, रिमाइंडर बचेगा 2। 2 को 2 से डिवाइड किया तो आएगा आपके पास r/2 की वैल्यू 1। अब 1 और 5 को हम ऐड करेंगे तो स्टीरिक नंबर आएगा 6। जितना स्टीरिक नंबर है उतनी उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर अगर 6 है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आप मेरा वो जो ट्रिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का केमिकल बॉन्डिंग में लेक्चर है आप उसको देख सकते हैं, वहां पे हर एक स्टीरिक नंबर के अकॉर्डिंगली क्या ज्योमेट्री गिवन है वो वहां पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो वेल जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। जो 4 बॉन्ड्स होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, एक्सियल बॉन्ड्स होंगे, तो ये एक पिरामिड ऊपर फॉर्म करेंगे, एक पिरामिड नीचे फॉर्म करेंगे, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल हो सकती है ज्योमेट्री। और स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री एक ऑक्टाहेड्रल की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मगर इस केस में हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक लोन पेयर है, राइट। तो ज्योमेट्री तो इसके अकॉर्डिंगली, स्टीरिक नंबर के अकॉर्डिंगली ही रहेगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मगर अगर आपको मॉलिक्यूल की कोई शेप पूछे तो वेल शेप डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि जहां पे भी एक लोन पेयर आ जाएगा वेल वो शेप में नहीं आता, राइट। तो शेप इसकी क्या दिखाई देगी, जहां जहां पे सिर्फ एटम्स प्रेजेंट है, तो स्क्वायर और एक पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगी। ठीक है, सो आप इस सब को मेरे डिटेल्ड केमिकल बॉन्डिंग के प्लेलिस्ट में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, एक एक ज्योमेट्री, एक एक शेप को हमने वहां पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है।
तो अब हमारे पास XeOF4 के लिए जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा इस तरीके से। क्यों इस तरीके से आया? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जीनॉन है। जीनॉन ने 5 इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया लोन पेयर बनाने के लिए, राइट? तो 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके यूज हो गए, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन उसका यूज नहीं हुआ, राइट? तो वो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन एटम के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट उसके साथ कंप्लीट हो जाएगा और फ्लोरीन के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड बन सकता है, राइट? तो इस तरीके से ये हमारे पास XeOF4 का स्ट्रक्चर आएगा। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं जीनॉन के फ्लोराइड्स के स्ट्रक्चर्स। तो XeF2 जो होगा दैट विल बी लीनियर, XeF4 will be square planar and XeF6 will be distorted octahedral। अब आप सेम ट्रिक को यूज करके इनके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो रहे हैं वो आप ढूंढ सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो, और यहाँ पे आप इनकी शेप्स ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, स्ट्रक्चर्स ड्रॉन है, तो आई थिंक आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी इस सबको करने में। इन केस कोई भी डिफिकल्टी लगे तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके लिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है XeO3 में क्या होगी और कितने नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स होंगे बाय जीनॉन। सो इस आंसर को आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर पोस्ट कीजिएगा। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बोरिंग नहीं होती, इंटरेस्टिंग होती है। उसको अच्छे से अगर हम पढ़ें तो हम बहुत ज़्यादा स्कोर भी कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। सो आई एम गोइंग टू बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट lecture with more tricks, more concepts and more questions. So please do subscribe to the channel and click on the bell icon so that you get a notification the moment we put up the next lecture for you. In case आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at h2chemistry@gmail.com. So see you again. Have a nice day. God bless you.